स्वागतम विद्यार्थियों। स्वप्न वासव दत्तम नाटक के चौथे अंक तक हम लोग पढ़ चुके हैं। आज पांचवें अंक से प्रारंभ करेंगे। प्रसंग यह है कि चौथे अंक के अंत में जब राजा उदयन विदूषक के स्मरण दिलाने के कारण वासवदत्ता के वियोग में दुखी हो जाते हैं, तब बात को अलग मोड़ देने के लिए या उस प्रसंग को परिवर्तन करने के उद्देश्य से और राजा उदयन के अंतःकरण की जो व्यथा, उस व्यथा को प्रशमित करते हुए विदूषक उन्हें कहता है कि अब हम लोगों को मगध राजकुमार के राजसभा में जाना है। जब वे दूसरे संबंधी लोगों से, महानुभावों से मिलेंगे, तब उनके साथ आपको होना चाहिए, क्योंकि इससे अच्छा ही रहता है। तो राजा भी इस बात को समर्थन करते हुए कहते हैं, हाँ बिल्कुल सही करें कि सत्कार और गुणों की परिपालन करने के साथ ज्ञाता भी जो है वो अत्यंत दुर्लभ है, क्योंकि सत्कार को और गुणों को जो धारण करते हैं व जो पालन करते हैं, जो आचरण में लेते हैं, वे तो बहुत लोग होते हैं, परंतु गुणवान को और सत्कार करने वाले को पहचानने वाले बहुत कम होते हैं। ऐसा कहकर आगे वे सब चले जाते हैं और चौथा अंक समाप्त हो जाता है। इसके पश्चात पांचवा अंक प्रारंभ होता है। ततः प्रविशति पद्मिनिका। उसके बाद पद्मिनिका नामक एक दासी प्रविष्ट करती है, प्रविष्ट होती है। कहाँ? मंच पर। और प्रवेश करके पद्मिनिका कहती है, मधुकरिका, हे मधुकरिके आगच्छ तावत् शीघ्रम। हे मधुकरिके या हे मधुकरिका जी, आओ, इधर आओ, शीघ्र आओ। मधुकरिका दूसरी दासी है। तो पद्मिनिका आवाज़ लगा रही है कि हे मधुकरिके, तुम यहाँ आओ, जल्दी आओ। प्रवेश करके मधुकरिका कहती है, हला सखी यम अस्मि, मैं यह हूँ, किम क्रियताम, बोलो क्या करना है। तब पद्मिनिका कहती है, हला किम न जानासी तुम, सखी क्या तुम नहीं जानती हो कि भर्तृहरिका पद्मावती शिष्यवेदनया दुखिता इति। राजकुमारी पद्मावती जी शिरोपीड़ा से अत्यंत दुखित है, व्यथित है, पीड़ित है, संतप्त है। तो मधुकरिका कहती है, हाँ अधिक, हाँ बड़ा कष्ट है। तब पद्मिनिका कहती, हला गच्छ शीघ्रम, हे सखी तुम जल्दी जाओ। आर्याम आवंतिकाम शब्दापय, आर्या आवंतिका को बुला लो। केवलम भर्तृहरिकायाः शीर्षवेदनामेव निवेदय। सिर पे जाकर आप उन्हें बोलो कि राजकुमारी जी पद्मावती की शिरोपीड़ा हो रही है। ये शिष्टाचार है, क्योंकि वो कोई दासी नहीं, चटी नहीं है, इसलिए उन्हें जाकर के यूँ बुलाना सही नहीं लगता। उनको केवल बता देने मात्र में कार्य हो जाएगा। वो अपने आप समझ जाएगी कि उन्हें उनके पास जाना है, क्योंकि वो उनके मित्र की तरह, सहेली की तरह है। तब पद्मिनिका जब इस प्रकार कहती है
और ये आगे भी कह देती है तथा स्वयं एवं आगमिष्यति, ये सुनकर वो स्वयं ही आ जाएगी, उनको कहने की जरूरत नहीं। तब मधुकरिका कहती है हला किमसा करिष्यति, किमसा करिष्यति, वो क्या करेगी आकर। पद्मिनिका कहती है सा खलु इदानीं मधुरा भी कथा भी भर्तृदारिकायाः शीर्ष वेदनां विनोदयति। बोले वह अभी मीठे मीठे वचनों से, अच्छे अच्छे वचनों से, कथाओं के माध्यम से राजकुमारी जी की शिरोपीड़ा को दूर कर देगी। तब मधुकरिका कहती है युज्यते, बिल्कुल सही कह रहे हैं, कुत्र शयनियम रचितम भर्तृदारिकायाः। अच्छा ये बताओ राजकुमारी जी की बिस्तर कहाँ लगाई गई है, कहाँ वो विराज रही है कि जहाँ के लिए उन्हें सूचित करना है पाशवत्ता के लिए कि महा पद्मावती जी है, पीड़ा, उनकी सिरोपीड़ा हो रही है और वो अमुक स्थान पर विश्राम कर रही है। तब मधुकरिका कहती है जब इस प्रकार पूछती है तब पद्मिनिका कहती है कि समुद्र गृह के किला सैया अस्तीर्णा, समुद्र गृह एक विश्राम करने का स्थान है, राजप्रासाद का एक कोई अंश है, कोई भाग है, जहाँ के भवन में बिस्तर लगाई गई है। किसके लिए? पद्मावती के लिए, पद्मावती की मनोविनोदनार्थ, उनकी शिरोपीड़ा को दूर करने के लिए। और गच्छ इदानीं तुम अभी जाओ, अहम अपि भर्तृनिवेदनार्थम आर्य वसंतकम अन्विष्यामि, मैं भी राजा उदयन को बताने के लिए, आर्यपुत्र उदयन को बताने के लिए विदूषक, आर्य विदूषक को, वसंतक को मैं ढूंढ रही हूँ। तो उन्हें ढूंढना है, उन्हें भी बताना है, क्योंकि ये एक प्रोटोकॉल है, राज परंपरा की थी। जैसे अभी भी जो लोकतंत्र है, यहाँ भी मंत्रियों, संतरियों या प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री, इनसे कोई बात कहनी हो, कोई बात उनके पास रखना हो, तो साक्षात नहीं रखी जा सकती, डायरेक्ट नहीं रख सकते। उनके पीए होते हैं, पर्सनल असिस्टेंट होते हैं, उनके माध्यम से उनके पास बात पहुंचती है। तो यहाँ राजा महाराजाओं के तो जब वहाँ शासन तंत्र में रहते हैं तब उनके तो सचिव वगैरह रहते हैं जो कि पीए का काम करते हैं, परंतु यहाँ अपने परिवार जीवन, पारिवारिक जहाँ रस्में हैं, पारिवारिक संबंध व लोक व्यवहार में जहाँ प्रशासनेतर समय है, बाकी समय में जहाँ रहते हैं, तब उनके साथ हमेशा उनका प्रिय सहचर के रूप में एक विदूषक रहता राजाओं के। तो इसलिए तो उसके माध्यम से राजा के पास पहुंचाया जाता है। कोई समाचार दास दासियाँ तो इस तरह साक्षात नहीं पहुंचाती, या दास दासी के माध्यम से पहुंचाया जाए। तो इस प्रकार वो कहती है कि मैं आर्य वसंत को बताऊं कि वो बता देंगे कि सिरोपीड़ा हो रही राजकुमारी जी की, पद्मावती के, ये बात उन्हें राजा उदयन को पहुंचा देंगे। तो मधुकरिका कहती है एवं भवतु, ठीक है, ये कहकर निष्क्रांता वो निकल जाती है। पद्मिनिका कहती है कुत्र इदानीम आर्य वसंतकाः, अभी आर्य वसंतक कहाँ है? बा कुत्र इदानीम आर्य वसंतकम पश्यामि, अब मैं कहाँ आर्य वसंतक को मैं देखूं, कहाँ ढूंढूं? पद्मिनिका इस प्रकार कहती है। तब ततः प्रविशति विदूषकः, उसके पश्चात वह मंच पर विदूषक प्रविष्ट होता है, प्रवेश करता है। विदूषक कहता है पद्मिनिका को देखकर, पद्मिनिकाम विलोक्य, न उसके पहले विदूषक कहता है अद्य खलु देवी वियोग विधुर हृदयस्य तत्र भवतः वत्सराजस्य पद्मावती पाणिग्रहण समितितस्य
अत्यंत सुखावहे मंगलोत्सवे मदनाग्निदाह अधिकतरम वर्धति। तो राजा उदयन की जो आंतरिक व्यथा, जो मानसिक व्यथा, उस व्यथा को इस प्रकार नाटककार ने यहाँ उपस्थापित की है कि विदूषक के माध्यम से, मध्यम पात्र के माध्यम से, कि राजा उदयन की इस प्रकार की अवस्था है। क्या है? आद्य खलु आज ही देवी वियोग विधुर हृदयस्य, देवी वासवदत्ता के वियोग के कारण, वियोग से वियुक्त जो हृदय हुआ है, दुखी हुआ है जो अंतःकरण चित्त जिसका, ऐसे तत्र भवतः वहाँ माननीय वत्सराजस्य, राजा उदयन के पद्मावती पाणिग्रहण समीरितस्य, वत्सराज के पद्मावती के पाणिग्रहण समीरितस्य, माने पद्मावती के साथ होने वाली विवाह रूपी वायु से प्रदीप्त होकर भी अत्यंत सुखावहे मंगलोत्सवे, अत्यंत पवित्र सुख करी इस मंगल उत्सव में मदनाग्निदाह अधिकतरम वर्धते, कामाग्नि प्रचुर मात्रा में बढ़ रही है। किसके वियोग के कारण? ना वासवत्ता के वियोग के कारण। तो दोनों बातें यहाँ उनकी वियोग से दुखित है, या माननीय वत्सराज की कामाग्नि की ज्वाला से पद्मावती के साथ होने वाली विवाह रूपी वायु से प्रदीप्त होकर और अत्यंत सुखद मांगल्य के अवसर पर और अत्यधिक बढ़ रही है। वो जो कामाग्नि उससे वियुक्त होकर एक विप्लम्ब श्रृंगार में जो है, और संभोग श्रृंगार, विप्लम्ब श्रृंगार, दोनों का एक अपूर्व समन्वय है। ये जो एक दशा है, उस दशा का भास ने बड़ी तरीके से यहाँ वर्णन किया है उस स्थिति का। तो पद्मिनिका विलोक्य, पद्मिनिका को देखकर फिर विदूषक कहता, आई पद्मिनिके, हाय पद्मिनिका, पद्मिनिका किमी है वर्तते, पद्मिनिका यहाँ कैसे हो? तब पद्मिनिका कहती है, आर्य वसंतक किम न जानासी, तुम भर्तुदारिका पद्मावती शीर्ष वेदनया दुखिता इति, किम न जानासी तुम, क्या तुम नहीं जानते हो कि राजकुमारी पद्मावती शिरोपीड़ा से पीड़ित है? विदूषक कहता, भवती सत्यम न जानामि, माननीय सच बोल रहा हूँ, मुझे पता नहीं। पद्मिनिका कहती है, तेन ही भर्तृ निवेदयता, निवेदये नाम, तो फिर राजा उदयन को स्वामी से यह बात बता दो कि पद्मावती शिरोपीड़ा से पीड़ित है। यावत अहमपि शीर्षानुलेपनम त्वरयामि, मैं भी उनकी माथे पर कुछ लगाने के लिए दवाई वगैरह, पेस्ट वगैरह, ठंडाई की वगैरह, पहले पेस्ट जो शीतलता के लिए, जैसे कि एक विशेष प्रकार के घास की जो जड़ है उसको पीस करके बनाया जाता था, और चंदन वगैरह लेप लेकर के लगाते थे। तो बोले कुत्र अब शीर्षानुलेपनम त्वरयामि, मैं जल्दी से जल्दी लेकर आती हूँ माथे पर अनलेप लगाने के लिए। तब विदूषक पूछता है, कुत्र शयनियम रचितम पद्मावत्या, बताओ पद्मावती जी के बिस्तर कहाँ लगाई गई, सैया कहाँ बिछाई गई है? तब पद्मिनिका कहती, समुद्र गृह के किला सैया अस्तीर्णा, समुद्र गृह में सैया बिछी गई है, डाली गई है। तो विदूषक कहता है, गच्छतु भवती, आप जाइए, यावत अहम अपि तत्र भवते निवेदयिष्यामि, मैं भी माननीय महाराज से ये बात बता दूंगा, कह देता हूँ निष्क्रांतो। ऐसा कहकर मंच से पद्मिनिका और आर्य वसंतक दोनों निकल जाते हैं। प्रवेशकः, इसको प्रवेशक कहते हैं। उनके प्रवेश करके आगे की घटना को सूचित कर रहे हैं, क्या होने वाली है। ततः प्रविशति राजा, उसके बाद राजा उदयन प्रवेश करते हैं, और राजा कहते हैं, श्लाघ्याम अवंति नृपति सदृशीं तनुजां
कालक्रमेण पुनरागतदारभारः लावाणके हुतबहे न हृताङ्गयष्टिं तां पद्मिनीं हिमहतामिव चिन्तयामि। बसंत तिलक का छंद है। उक्ता बसंत तिलका तब जा जगौगः तगण भागण जागण जागण गुरु गुरु जहाँ होते हैं उसे बसंत तिलका कहते हैं। प्रत्येक चरण में 14 अक्षर होते हैं। संधि विच्छेद। हिमहताम धन इव हिमहताम इव अन्वय कालक्रमेण पुनरागतदारभारः अहम लावाणके हुतबहेन हृतांगयष्टिं श्लाघ्यम अवंति नृपते सदृशीं ताम तनुजाम हिमगताम हिमहताम पद्मिनीम इव चिंतयामि। बोले कालक्रमेण, कालक्रम से अर्थात समय के परिवर्तन के क्रम से, क्योंकि समय का जो चक्र है वो चक्रार पंक्ति की तरह है, परिवर्तनशील है। तो उस परिवर्तन के क्रम में पुनरागत दारभारः पुनः आगत धारायाः भारः यस्मिन् सह पुनरागत धारभारः, जिस पर फिर पत्नी का भार आ गया हो, पत्नी की जिम्मेदारी आ गई हो, माने पुनर्विवाह जिसका हो रहा है, ऐसा में पहले विवाह हो चुका था वासवत्ता के साथ, अब विधि के विधान से लावणक गांव में अग्नि लगने के कारण वो भस्म हो गई, जल गई, यही तो सबको पता है। तो उसी क्रम में पुनः मेरी शादी या मेरा विवाह परिणय मगध राजकुमारी पद्मावती के साथ हो रहा है। ऐसा में लावणक गांव में हुतबहेन हुतांगयष्टिम, हुतबहला हुतम या द्रव्यम तद वहति यह सह हुतबह तेन हुतबहेन, हुतबह मने अग्नि, अग्नि के द्वारा हुतांगयष्टिम, हृता अपहृता विनष्टा अंगयष्टि यस्या सा हुतांगयष्टिम, अग्नि के द्वारा जिसकी अंगजष्टि अंगलता को भस्म कर दी गई, जला दी गई, ऐसे श्लाघ्यम अत्यंत प्रशंसनीय, अबंति नृपते सदृशीम, अबंति राजा महासेन के समान अनुरूप गुण वाली, गुण और रूप सौंदर्य वाली, ताम तनुजाम, उनकी जो वह पुत्री वासवदत्ता को हिमहताम पद्मिनीमिव चिंतयामि, हिम के द्वारा, हिमला जो बर्फ है, बर्फ से हताम मारी गई, नष्ट कर दी गई, पद्मिनीमिव कमलिनी के समान उस कुमारी वासवत्ता को मैं चिंतयामि याद करता हूँ। तो इसमें उपमा दी गई है कि जिस प्रकार बर्फ के मारे कमलिनी नष्ट हो जाती, उसी प्रकार अग्नि के द्वारा भस्म हो गई कौन? वासवदत्ता। तो यहाँ उपमान बने जो कमलिनी उसके साथ पद्मावती की उपमेय की उपम्य वर्णित है, इसलिए साधर्म्यम उपमा भेदे, इस न्याय से उपमा अलंकार है। और विशेषोक्ति अलंकार भी यहाँ है, विशेषोक्ति रखंडेषु कारणेषु फलावचः, बिना फल के कारण रहते हुए फल कहना नहीं होना, तो विशेषोक्ति अलंकार होता है। इस प्रकार उपमा भी है, विशेषोक्ति है, वसंत तिलका छंद है। महाकवि भास
इस पद्य के माध्यम से ये प्रतिपादन करना चाहते हैं कि वासवदत्ता पद्मिनी जातीय स्त्री थी, क्योंकि पद्मिनी के कमलिनी के साथ उसकी उपमा देकर उन्हें इस प्रकार बताई, और अत्यंत सुंदरी थी, रमणीय थी और कोमलांगी थी। ये कहने का आशय है। विद्यार्थियों, आज यहीं हम व्याख्यान को व अध्यापन को विराम देते हैं। पुनः अग्रिम कक्षा में हम प्रारंभ करेंगे, आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।